Hi, welcome back to this CUTPG Political Science Open Crash course. So we are doing our lecture 2. We'll continue now to the part C. ठीक है, तो ये तो मैं फॉर श्योर बताना चाह रहा हूँ कि इस क्रैश कोर्स के बाहर का कुछ नहीं आ रहा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो, उसी प्रिपरेशन के साथ बस इस क्रैश कोर्स को एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ सप्लीमेंट देखो। और जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद इसको एज अ रिवीजन टूल देखो आप। ठीक है, तो यहाँ से बहुत कुछ फैक्ट्स या सब एक जगह पे आपका कवर हो जाएगा। सो लेट्स टुडे इन क्विक कुछ कुछ सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आफ्टर दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू होल इक्वालिटी। ठीक है, इसके बाहर का इक्वालिटी के ऊपर कुछ नहीं आ रहा। द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी वाज गिवन बाय, किसकी कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी? ठीक है, तो ये कंसेप्ट है माइकल वॉल्जर की। ठीक है, तो देखो एक स्पेयर ऑफ जस्टिस उनका बुक था, उसमें वो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि डिफरेंट सोशल गुड्स जो होते हैं, जैसे मनी हो, पॉलिटिकल पावर हो, एजुकेशन हो, डिफरेंट स्पेयर्स में बिलोंग करते हैं। और किसी भी एक स्पेयर में अगर आपका डोमिनेंस है या आप वहां पे ज्यादा है, तो वो दूसरे स्पेयर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो इनजस्टिस सॉर्ट ऑफ हो जाता है। इनजस्टिस ऑकर्स व्हेन सक्सेस इन वन स्पेयर, लाइक कोई बहुत रीच है, उसके पास फाइनेंशियल पावर है और वो डोमिनेट करने लगा पॉलिटिकल पावर में। मतलब उसको जो सॉर्ट ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं, या जो भी गवर्नमेंट इन पावर है उसको फंडिंग करने लगा और अपने हिसाब से डिसीजंस लेने लगा। तो ये सॉर्ट ऑफ उसकी जो एक फील्ड में, जैसे कि कमर्शियल या फाइनेंशियल फील्ड में जो डोमिनेंट पावर थी, उसका यूज उसने पॉलिटिकल स्फीयर में किया, तो ये रिफ्लेक्ट होगा इनजस्टिस में। तो ये नहीं होना चाहिए, इसकी वो बात करते हैं। ठीक है, जॉन रॉल्स जस्टिस एज अ फेयरनेस, वेल ऑफ इग्नोरेंस, और उसका जो डिफरेंस प्रिंसिपल, यह सब आपको पता ही है। रोनाल्ड डॉर्किन इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, या उसको हम इगलिटेरियन रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, डेविड मिलर तो एक प्लूरलिस्ट थिंकर है, डेमोक्रेसी जस्टिस इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो जटिल समानता ये कंसेप्ट है माइकल वॉर्जल का। सो इक्वेलिटी है क्या? जब हम इक्वेलिटी की बात करते हैं तो बहुत बड़े डिबेट्स होते हैं। हमारे प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वेलिटी वर्ड है। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम फंडामेंटल राइट में सबसे पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वेलिटी है। तो हम इक्वेलिटी बिफोर द लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेलिटी है क्या? तो इक्वेलिटी मतलब एक प्रिंसिपल है जो मतलब सारे इंडिविजुअल्स को एक जैसा ट्रीट करने की बात कर रहा है। इक्वल राइट सबके पास होने चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर उसकी जो उसकी डिग्निटी है उसको प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं ना। जब हम हर एक इंसान को या हर एक लिविंग बीइंग को जब डिग्निटी के साथ देखेंगे, तो उसकी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वहां से ये प्रिंसिपल आता है। ठीक है, तो सब राइट, सब अपॉर्चुनिटीज, सबका एक इक्वल एक्सेस होना चाहिए, सबको एक इक्वल जैसे ट्रीट करना है। एक नॉर्मेटिव वैल्यू है, व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, एक इक्वल मोरल वर्थ होनी चाहिए। मतलब जो भी पहले चला आ रहा था ना, एक सोशल हायरार्की है। हमारे हमारी सोसाइटी तो ऐसे है नहीं, बहुत सारी सोशल हायरार्की है, स्ट्रेटिफिकेशन है। स्ट्रेटिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन बेसिस ऑफ रेस। तो बहुत सारे हायरार्कीज बनाए हुए हैं, एक ये सब आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स है सारे। ठीक है, तो एक एस्क्रिप्टिव प्रिविलेजेस अटैच किए हैं हर एक आइडेंटिटी के हिसाब से। जैसे घर में देखें तो मेल जो मेंबर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, सोसाइटी में देखें तो अपर कास्ट मेंबर्स डोमिनेट करते हैं, या व्हाइट मैन बर्डन्स की थियरी या कोलोनियलिज्म के टाइम में जाए, अभी भी मतलब जो व्हाइट सुप्रीमेसी होती है या न्यू राइट जो है। तो इस तरीके से सोसाइटी पूरी डिवाइडेड है और वो नहीं चाहिए। एक सब लोग इक्वल है, सबके अंदर इक्वल रैशनल कैपेबिलिटीज है, वो अच्छे जानते हैं उनके लिए अच्छा क्या है। तो इस तरीके से एक इक्वल मोरल वर्थ की बात, यानी इक्वालिटी। ठीक है, तो इसके अलग अलग नेचर भी देख सकते हैं हम। तो पहले एरिस्टोटल जो था वो उसने वो बोला कि इक्वल मतलब इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरल है। ठीक है, क्योंकि सबके पास एक जैसी कैपेबिलिटीज नहीं है। जैसे कि स्लेव के पास रीजन नहीं है, रैशनल कैपेसिटीज नहीं है, तो वो नहीं जानता क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो मास्टर्स के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, या वुमेन के पास भी कुछ कुछ एबिलिटीज नहीं है, इस तरीके से वो उनको बोल रहा था कि ये सब डिफेक्टेड मेल्स, उस सॉर्ट ऑफ वुमेन को उसने देखा है। तो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली, इस तरीके का कोट मतलब प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की बात वो कर रहा है। ठीक है, एरिस्टोटल। मॉडर्न व्यू ऐसा नहीं है। मॉडर्न व्यू में क्या किया कि इक्वालिटी को एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी का बेसिक इक्वालिटी चाहिए। मतलब all we are equals, we have one vote and that one votes carry one value। ठीक है, तो इस तरीके से रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ के सामने सब लोग इक्वल होंगे। तो उस तरीके से ये इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है। तो
अलग अलग डायमेंशन है इक्वेलिटी के। एक लीगल इक्वेलिटी जिसको हम फॉर्मल इक्वेलिटी बोलते हैं कि एटलीस्ट रूल बुक्स में या लॉज में, लॉ के सामने एटलीस्ट थियोरेटिकली सब इक्वल्स होने चाहिए। सो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो इट डिमांड्स एबोलिशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा जो आर्टिकल 18 है, अलग अलग जो टाइटल्स दिए जाते थे वो सब हटा दिए गए, तो कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। प्राइवेट पर्स वगैरह ये सब बाद में हटा दिए। तो इस तरीके से ये सब होता रहा। तो आपको मुझे बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो भी प्रिंसेस की, फॉर्मरली प्रिंसेस के, किंग्स के प्रिवी पर्स हटाने का, वो कौन सा अमेंडमेंट था और कब हुआ था। ठीक है, तो रूसो जो है वो बोलता है कि उसने लीगल इक्वालिटी को और अच्छी मतलब उसको एक्सटेंड करके हुए बोला कि एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है ये। और उसने नेचुरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी में डिफरेंशिएट किया। तो नेचुरल इक्वालिटी मतलब जो एज के हिसाब से कुछ इश्यूज आ जाते हैं, हेल्थ के हिसाब से कुछ इश्यूज आ जाते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ अलग अलग है हमारे सबकी, कोई स्पेशल एबल चिल्ड्रंस है या पर्सन्स है, तो उनके हिसाब से ये सब इनइक्वालिटी को कुछ कर नहीं सकते, ये तो नेचुरल है। ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है ना, जो किसी वेल्थ या पावर या प्रेस्टीज या किसी ने जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी कैप्चर कर लिया, किसी ने बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर लिया, यहाँ से जो आ रहा है ना, ये अच्छी नहीं है, इसको हटाना है। तो ये रूसो भी बोलता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये क्रिएटेड बाय सोसाइटी है। तो कन्वेंशनल एंड नेचुरल इनक्वालिटी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे, ये वर्ड्स रहे, ये रूसो का है। ठीक है, देन अर्नेस्ट बार्कर वो बोलता है कि लीगल इक्वालिटी इमिनेट्स फ्रॉम द मॉरल कंसिडरेशंस दैट सर्व एज द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। तो ये लीगल इक्वालिटी के बेसिस पे ही सब जो ह्यूमन राइट्स रिजीम आई या सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, ये यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये इंश्योर तो करता है कि सबके सब लॉ के सामने सब सब्जेक्ट्स जो है वो सेम हो, और मतलब ये इग्नोर मतलब, लेकिन ऐसा तो रियलिटी नहीं है ना, क्योंकि रियलिटी में देखो तो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस है, कोई रीच है, कोई पुअर है। और कोई जो रीच है वो अच्छे लॉयर्स हायर कर सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का या बड़े जुडिशरी का ज्यादा एक्सेस होता है कंपेयर टू जो डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है। तो ये तो लिमिटेशंस है, मतलब इसके ऊपर वो इग्नोर कर देते हैं जो लीगल और फॉर्मल इक्वालिटी वाले लोग हैं। ठीक है, देन पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या है कि सबके वोट का एक ही वैल्यू हो, सबके पास राइट टू वोट हो, सबके पास इलेक्शन में खड़ा होने का, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी अगर आप कंप्लीट करते हो तो अधिकार हो, जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस होते हैं उसको होल्ड करने का सबके पास अधिकार हो। ठीक है, तो टॉकवेल का जो ये बुक था ना, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, यहाँ पे वो नोट करता है कि मतलब तो फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन जो था ये पॉलिटिकल था, क्योंकि सप्रेज सप्रेज के लिए जो मूवमेंट्स हुई थी, राइट्स के लिए, मतलब नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेस, ये सब हुआ था ना। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल सोशल आइडिया एज इक्वालिटी इमर्ज होता है। लास्की का भी ये बुक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। यहाँ पे वो आर्ग्यू करता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नेवर रियल अनलेस अकम्पनीड बाय वर्चुअल इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी जब तक रियलाइज नहीं होगी, जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी। तो दोनों भी एज ए कॉम्प्लीमेंट चलते हैं, ऐसे लास्की यहाँ पे डिनोट करता है। देन सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में इक्वालिटी चाहिए, तो यहाँ पे एक सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे ठीक है, लोग बोल रहे थे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके वोट का अधिकार एक होना चाहिए, सबको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट होने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास मसल मनी पावर होगा, वो डोमिनेट करेगा इलेक्शंस में, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हो। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे फिर मार्क्सिस्ट आएंगे, कुछ सोशल डेमोक्रेट्स आएंगे, ठीक है, लास्की वगैरह ऐसे थिंकर्स आएंगे। तो ये बोलते हैं कि मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, इन सबको जब तक नहीं हटाएंगे, सोशल इनइक्वालिटीज नहीं हटाएंगे, तब तक उस पॉलिटिकल इक्वालिटी का, लीगल फॉर्मल इक्वालिटी का कोई सेंस नहीं है। तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिंक करते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो भी हुआ। ठीक है, वहां से जो वैल्यूज आई, तो उसके बाद हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात मार्क्सिस्ट थिंकर्स करते हैं। वो बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल हटाना पड़ेगा, कैपिटलिस्ट सिस्टम को जब तक नहीं हटेगा तब तक, क्योंकि क्लास एंटागोनिज्म बना रहेगा, और कभी भी कोई इस दो क्लासेस के इंटरेस्ट एंटागोनिस्टिक है, इसके मतलब इसके एक्सप्लॉइटेशन में इसका प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो वो हमेशा उसको एक्सप्लॉइट करता ही रहेगा ना। जो मतलब हैज नॉट क्लास है, उसको बुर्जुआजी क्लास हमेशा एक्सप्लॉइट करता रहेगा। जब तक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हटेगी तब तक ये एक्सप्लॉइटेशन या इनइक्वालिटी नहीं हटने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखते। लिबरल व्यूज जो है ना, लिबरल्स जो है वो पीस मिल एडजस्टमेंट को प्रीफर करते हैं, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वगैरह वगैरह विद इन द कैपिटलिज्म। ठीक है, और इस तरीके से इसको अगर हम इक्वेलिटी को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें मार्क्सिस्ट टर्म्स में इक्वेलिटी क्या है ये देखना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स इन जर्मन आइडियोलॉजी बोलते हैं कि रूलिंग क्लास जो है वो आइडियोलॉजी को एज ए फॉल्स कॉन्शियसनेस बोलते थे। ठीक है, तो आइडियोलॉजी क्या करता है कि जो भी एक्सप्लॉइटेशन है उसको मास्क कर रहा है, वो नहीं कभी बताता आपको कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको छुपा के रखता है। तो उस तरीके से जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, रूलिंग क्लास ऐसी आइडियोलॉजी यूज करता है, वो लिजिटिमाइज करता है कि जो पूरा ये सिस्टम है।
और मतलब ये डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे बना के रखा हुआ है कि मेंटल और जो मटेरियल लेबर मतलब जो फिजिकल लेबर है उसके बीच में एक हायरार्की बना के रखी हुई है। मतलब मेंटल यानी कोई एकेडमिशियन है, कोई प्रोफेसर है वगैरह, उनको ज़्यादा पे, कोई आईटी प्रोफेशनल है वगैरह वगैरह। और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो रोड्स ब्रिजेस बना रहे हैं, ठीक है, कोई माइंस में, कोल माइंस में वगैरह काम कर रहे हैं, तो उनको कम पे होता है। तो क्योंकि वो तो उनके पास तो स्किल्स नहीं, ऐसे इस तरीके से देखा जाता है। तो स्किल्स क्या है, यही मतलब पूरा आइडियोलॉजिकली या जिसको हम ग्रामसिन टर्म्स में हेजिमोनाइज्ड या ऐसे किया हुआ है ना, कि मतलब ये सब जो डिवीजन है, तो उस तरीके से कैसे इन जो वर्कर्स होते हैं उनका जो ऑन फील्ड काम करते हैं उनको कम पे किया जाता है। तो उनका जो हिस्सा होता है, जो सरप्लस लेबर या सरप्लस वैल्यू की जो कंसेप्ट जब अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो उसको कैसे वो लोग पूरा खुद के इसमें जेब में रखते हैं, जो भी बुर्जुआजी लोग हैं या बड़े लोग हैं। तो उस तरीके से अगर हम कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी लेंगे तो आप बस जो स्टार्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं और जो टॉप पोजीशन के एम्प्लॉयज होते हैं उनके पे में आप कंपेयर करो कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। तो उस तरीके से इसको देखा जा सकता है। तो वो बोलते हैं कि मार्क्स क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म जब आएगा और कम्युनिस्ट सोसाइटी जब आएगी तो क्लास ही नहीं रहेंगे, और क्लास ही नहीं रहेंगे तो स्टेट की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि स्टेट एट दिन है क्या, जो बुर्जुआजी क्लास है उसके हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो बुर्जुआजी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो पूरा क्लास ही नहीं रहेंगे तो स्टेट ही नहीं रहेगा। और स्टेट जब विदरावे हो जाएगा, जब मतलब जब तक ये सिस्टम कैपिटलिज्म एज ए सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी एज ए सिस्टम नहीं हटेगा, तब तक इक्वेलिटी नहीं आएगी, तब तक इमेंसिपेशन नहीं होगा इस एक्सप्लॉयटेशन से। तो इस तरीके से वो बोलते थे ह्यूमन इमेंसिपेशन को वो लिंक करते हैं फ्रीडम से। एंड ये फ्रीडम मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जब तक नहीं हटेंगी तब तक रियल फ्रीडम नहीं आएगा। ठीक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल की वो बात करते हैं, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क्स, और बाद में टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, इस तरफ लेके जाना है। क्योंकि मेरिटोक्रेसी या जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वहां पे क्या हो रहा है, टू ईच अकॉर्डिंग टू मतलब जो मेरिट या कंट्रीब्यूट जितना कर रहा है उस हिसाब से। लेकिन ऑलरेडी सब लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये डिबेट आगे चला जाता है। ठीक, तो क्रिटिक ऑफ गोता प्रोग्राम में वो बोलते हैं कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अलग अलग टाइप से इक्वेलिटी के, तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स में अगर हम तो उसको देखें तो एक इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एवरीवन शुड हैव द सेम स्टार्टिंग और मतलब चांस टू कॉम्पीट, तो सेम होना चाहिए पॉइंट। लेकिन ये है क्या इन रियलिटी, ये तो नहीं है ना। मतलब कोई माउंटेन है, अगर हम माउंटेन पकड़े तो जो ऑलरेडी वेल ऑफ सोसाइटी से है, जो रिच सिटीज में पड़े हैं, जिनके माँ बाप बहुत रिच है, या उस तरीके से अगर हम देखें, या सोसाइटी सोशल कैपिटल उनके पास बहुत है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हैं यार। और उनको मतलब नीचे भागना है। और जो मतलब कोई ट्राइबल एरियाज में कोई मतलब जहाँ पे लाइट्स भी प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। तो भाई हाँ ठीक है, दोनों में भी सपोज दोनों को भी 500 मीटर ही रन करना है, लेकिन ये नीचे भाग रहा है, ये ऊपर भाग रहा है ना, तो इसके लिए ज्यादा स्ट्रगल है। भाई इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब वहां पे थोड़ा बहुत मार खा जाता है। ठीक है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो ये मतलब ये क्लोजली लिंक टू क्लासिकल लिबरल्स जो है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वो करते हैं, इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात। ठीक है। लेकिन इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, आउटकम के ऊपर इतना ज्यादा इनका स्ट्रेस है नहीं। क्योंकि टैलेंट और एफर्ट्स हर एक के वैरी करते हैं और हिसाब से उसको आउटकम्स मिलेंगे। ऐसी इस तरीके की बात यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में हो रही है। तो ये क्या कर रहा है, जो भी आपके सोशल स्टैंडिंग है, जो भी आपके डिप्राइवेशन है, उसको इग्नोर कर रहा है। तो फिर बाद में हम आते हैं इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की तरफ। यहाँ पे फोकस है आउटकम्स, रिजल्ट, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, इस रेस का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट सिक्स टू इक्वलाइज द फाइनल रिजल्ट, तो स्टेट थोड़ा बहुत इंटरवीन करता है और रिवार्ड्स वेल्थ जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा यहाँ पे इंटरवीन करेगा। तो ये जो आइडिया है ना इक्वलिटी ऑफ आउटकम, ये लिंक्ड है सोशलिज्म कम्युनिज्म से। सो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये चैलेंज करती है जो भी ऑलरेडी वेल ऑफ या ऑलरेडी प्रिविलेज्ड क्लासेस है, उनके जो भी स्टेटस है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देन इक्विलिटी ऑफ रिसोर्सेस, ये रोनाल्ड डॉर्किन का कंसेप्ट है। ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मतलब एक एग्जांपल देते हैं कि अगर ये बुक आपने अगर पढ़ा है, उसमें से अगर इक्वालिटी चैप्टर पढ़ा है, तो इसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबके पास रिसोर्सेस इक्वल होने चाहिए। अब रिसोर्सेस इक्वल मतलब सबको 100 100 रुपीज, सपोज एक आइलैंड है, आइलैंड पे जाना है, तो यहाँ पे शेल्स के नाम की करेंसी वो इन्वेंट करते हैं सपोज, और सबको 100 100 रुपीज देंगे। और फिर उस आइलैंड पे जो भी रिसोर्सेस होंगे आपको वो उस 100 रुपीज से खरीदना है। तो जिसको जो भी चाहिए, जिसको जिस भी तरीके के इंटरेस्ट है वो खरीदा। किसी को मतलब कोई किसी को कौन से फ्रूट्स चाहिए, किसी को कोई फूड चाहिए, किसी को भाई कोई कार चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, जिसको जो चाहिए होगा वो लेगा, वो ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आता है, सबको 100 रुपीज देके चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्योंकि सपोज
किसी को थोड़ा इश्यू है कि वो अच्छे से देख नहीं पाता है, ठीक है, कोई आंखों का इश्यू है उसको, आइज का, तो भाई उसको तो पहले चश्मा खरीदना पड़ेगा, तो इस 100 में से उसका सपोज 10-15 रुपए चश्मा खरीदने में ही चला जाएगा, सपोज, मतलब वो जो वहाँ की करेंसी के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो एक एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल। तो तो फिर उसके पास हार्डली 80-85 रुपीज ही बचेंगे ना, जो बाकी की चीजें खरीदने के लिए। तो ऐसा उसको थोड़ा स्टेट को कंपेंसेट करना चाहिए, जो भी फिजिकल डिसेबिलिटीज है या जो भी, मतलब वहां पे वो लेके आता है ब्रूट लक का कंसेप्ट। ठीक है, तो एक टू स्टेज प्रोसेस है, एक एम्बिशन सेंसिटिव स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस मतलब एक ऐसा फंड तैयार करना चाहिए जो भी ये जो चीजें उसके हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में नहीं होती है, मतलब जो नेचुरली ऐसी इनइक्वालिटी है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए। तो इस तरीके की वो बात, और लक एगलिटरियनिज्म की वो बात करते हैं। ऑप्शन लक मतलब जो भी हम चॉइसेस है हमारे, ठीक है, किसी को भाई पैसा एजुकेशन में लगाना है, हेल्थ में लगाना है, किसी को गैम्बलिंग में लगाना है, तो वो जो जो भी उसकी उसकी चॉइस है। उसके बाद अगर वो पुअर हो जाता है गैम्बलिंग में लगा के पैसा अपना खो के, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो ब्रूट लोग है ना, कि जो मतलब जो एक्सीडेंट्स हुए हैं या कुछ मतलब जेनेटिक इश्यूज है जो अपने अपने कंट्रोल में नहीं है, उसको स्टेट को कंपेंसेट करना चाहिए, ब्रूट लक को वाया इंश्योरेंस, इसकी बात वो करता है। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, एडवर्ड बर्नस्टीन का एक बुक है, ये भी आ सकता है। या रिचर्ड टॉनी जो है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेलिटी और लिबर्टी के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता है, कॉमन कल्चर की बात करता है। उनके कुछ बुक है, द एक्विजिटिव सोसाइटी, इक्वेलिटी, द रेडिकल ट्रेडिशन वगैरह वगैरह। ठीक है, एक सोशल फिलोसोफर थे। देन एंथनी क्रॉसलैंड का द फ्यूचर सोशलिज्म, द सोशलिज्म नाउ एक्सेट्रा, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। देन वी नाउ कम टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स इक्वेलिटी ऑफ माइकल वॉल्जर। तो उनका बुक है स्पीयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वेलिटी। ये अलग अलग यूजीसी नेट या इससे एग्जाम में आता रहता है, बुक्स पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि सोसाइटी हैज अ मल्टीपल स्पेयर्स, जैसे मटेरियल, मनी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, अलग अलग स्पेयर्स है। और टेरिनिया इनजस्टिस कब होता है, जब सक्सेस इन वन स्पेयर अलोज यू टू डोमिनेट इन अनदर स्पेयर। मतलब अगर आप बहुत रीच हो गए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए जो भी, और अगर आपका पैसा पॉलिटिक्स में यूज करने लगे और पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने लगे, और फिर बाद में वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आके आपको हेल्प करे, इस तरीके से आप चाह के वो जो क्यूट प्रो को अगर आपने स्टेब्लिश कर दिया, तो वो वहां से इनजस्टिस आता है। आपका कोई भी एक फील्ड का स्पेयर का डोमिनेंस दूसरे स्पेयर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस आर जस्ट एंड अनजस्ट रिलेटेड टू सोशल मीनिंग्स ऑफ सोशल गुड्स। तो हर एक सोशल गुड्स सोसाइटी के हिसाब से, हर एक सोशल गुड्स का वैल्यू भी डिफर करता रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत चैलेंज या क्रिटिक था जो जॉन रॉल्स का कंसेप्ट है ना, वहां पे वो बोलता है कि मतलब जो सारे गुड्स की एक ही सॉर्ट ऑफ वैल्यूज है, यूनिवर्सल वैल्यू है, वहां पे वो बोल रहे नहीं, अलग अलग सोसाइटी में हर एक गुड की वैल्यू डिफर करती है। ठीक है, to Walzer argues that people conceive of and create goods which they then distribute among themselves. It is important that we shift our attention from distribution to a conception and creation of goods. We give meanings to goods which determine their social value. So the same could be universally conceived of and given the same value. Complex equality is the opposite of tyranny. It establishes a set of relationships such as domination is impossible. In formal terms, complex equality means that no citizen standing in one sphere or with regards to one social good can be undercut by his standing in some other sphere with regards to some other goods। तो ये सब इधर उधर डोमिनेंस रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है ब्लॉक्ड एक्सचेंज, मतलब इनइक्वालिटीज इन वन स्पेयर आर फाइन एज लॉन्ग एज दे आर डोंट क्रॉस ओवर इनटू अदर। तो इस तरीके का वो सोल्यूशन देते हैं यहाँ पे। सो इक्वेलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज की बात अमर्त्य सेन करते हैं। ठीक है, तो अमर्त्य सेन क्या बोल रहे हैं कि उनका जो इक्वेलिटी ऑफ व्हाट ये बुक है, या डेवलपमेंट एज फ्रीडम है, अलग अलग जो बुक्स है, या कैपेबिलिटी अप्रोच के ऊपर जो बुक्स है, मार्था निज़ाम ने भी बाद में कैपेबिलिटी अप्रोच पे लिखा हुआ है। ठीक है, जेंडर्ड या फेमिनिस्ट एंगल से। तो इन्होंने क्या कर दिया, यूटिलिटेरियन जो लॉजिक है उसको रिजेक्ट कर दिया, और मतलब रॉल्शियन जो इक्वेलिटी है प्राइमरी गुड्स की, वो बोले कि वो ठीक है, वो एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, तो ये इनसफिशिएंट है। ठीक है, रिसोर्सेज आप डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन उस रिसोर्सेज को यूज भी तो करने आना चाहिए। मतलब सपोज सबको साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब फिजिकली सपोज स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, तो वो साइकिल तो नहीं चला पाएगा, उसके लिए तो वो साइकिल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा उसके हिसाब से। जैसे हमने बाइक्स देखते हैं ना, कि स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं उनकी बाइक्स को अलग तरीके से मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो खुद चला पाए उसको। तो उस तरीके से रिसोर्सेज को हर एक वो एबिलिटी भी आनी चाहिए ना, वो एबिलिटी जब आएगी उस रिसोर्सेज को यूज करने की, तब जाके रियलिटी में कुछ होगा। तो फोकस शुडंट बी ऑन गुड्स ओनली या इनकम ओनली, बट व्हाट द गुड्स डू इनटू ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। तो यहाँ पे कैपेबिलिटीज की बात आती है। तो फ्रीडम टू अचीव वैल्यूएबल बीइंग्स एंड डूइंग्स, तो बीइंग, डूइंग, फंक्शनिंग, इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, एबिलिटी टू अचीव अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ फंक्शंस। तो मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूट जस्ट करने से कुछ नहीं होगा ना, लिटरेसी तो चाहिए, पहले वो लिटरेट होना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, तब जाके वो फिर नॉलेज गेन कर पाएगा, तब वो समझ पाएगा दुनिया को, तो रियल फ्रीडम वहां से आएगा।
ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी रीएग्जामाइंड उनका बुक है, वो भी फेमस है। ठीक है, तो फंक्शन मतलब इक्वालिटी मींस इक्वलाइजिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज टू फंक्शन, इस तरीके से वो देखते हैं। देन इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू एडवांटेज, एक्सेस टू एडवांटेज एक कैनेडियन मार्क्सिस्ट थे जे कोहेन, इनका बुक है, आपके एग्जाम में आया था सीयूटी पीजी में 2021 में शायद। अ क्रिटिक ऑफ रॉयल्स एंड सेन, ही आर्ग्यूज दैट द ट्रू इक्वालिटी रिक्वायर्स इक्वलाइजिंग एक्सेस टू एडवांटेज, तो एडवांटेज का एक्सेस इक्वल होना चाहिए, मिक्स ऑफ वेलफेयर प्लस रिसोर्सेज, इसकी दोनों भी हो चाहिए, इसकी वो बात कर रहे हैं। सो लिबर्टी वर्सेस इक्वालिटी का अगर डिबेट देखें तो लिबर्टी इक्वालिटी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे कौन बोलते हैं, टॉनी है, लास्की है, सीबी मैकपर्सन है, जॉन रॉल्स है, वो बोलते हैं कि इक्वालिटी मेक्स लिबर्टी मीनिंगफुल एंड लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी इज अ प्रिविलेज ऑफ द फ्यू, तो दोनों भी चाहिए, प्री कंडीशंस है। ठीक है, और इसको अपोज कौन करता है, बोलता है कि इम्पीडिमेंट जैसा है वो टॉकविल हो, लॉर्ड एक्टन हो, बर्लिन हो, हाइक, मिल्टन फ्रीडमैन, नॉजिक, ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग अपोज करेंगे इक्वालिटी का, वो बोलेंगे इक्वालिटी रिक्वायर्स, मतलब इक्वालिटी लाने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन लगता है, जैसे ही स्टेट का इंटरवेंशन आता है मतलब कोएर्शन आता है और वो लोगों की फ्रीडम को छीन लेता है, वो डिस्ट्रॉय करता है लिबर्टी को। सो इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज अ रोड टू सबडम, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिबेट को देखा जा सकता है। तो अलग अलग कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ डोमिनेंट ग्रुप, जो भी जो मतलब सॉर्ट ऑफ जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो उनके मतलब इन फेवर ऑफ जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनके फेवर में इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बोलेंगे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि कोटाज हो, रिजर्वेशन हो, जो कि डिप्राइव्ड सेक्शंस को हेल्प करने के लिए होते हैं, सपोर्टेड बाय, मतलब इसको भी जॉन रॉल्स सपोर्ट करता है ना, जो उसका जो सेकंड प्रिंसिपल है उसमें। ठीक है, देन मेरिटोक्रेसी, एक माइकल यंग, इन्होंने टर्म कॉइन की थी, राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी बुक था इनका, अ सिस्टम वेयर टैलेंटेड एजुकेटेड रूल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। देन लक एग्लिटरिज्म, जस्टिस रिक्वायर्स न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ बैड लक, तो ये जो पूरा हमने देखा अच्छे से डॉर्किन का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, देन फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी समटाइम्स डब्ड दिस बाय द क्रिटिक, मतलब इक्वालिटी के पूरे डॉक्ट्रिन को इक्वालिटी लेके आने के लिए बोलते हैं फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि ऑल आर पुअर इन इक्वालिटी या इक्वल कम्युनिस्ट कंट्रीज, ऐसे इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज करते हैं जो लिबर्टेरियंस है। देन परफेक्ट स्टेट ऑफ इक्वालिटी मतलब ये जॉन लॉक का कंसेप्ट था, जो स्टेट ऑफ नेचर में जिस तरीके की वो थी। ठीक है, अलग अलग वर्क्स, रूसो का डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, टॉनी का इक्वालिटी, देन लॉस्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, माइकल एंग का राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, सीबी मैकपर्सन का पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, पॉजिटिव इंडिविजुअल्स वो लॉक को कहता है या पूरे जो लिबरल्स थे उस टाइम पे, अमर्त्य सेन का चॉइस, वेलफेयर मेजरमेंट या इनइक्वालिटी रीज माइंड वगैरह वगैरह, ये सब बुक्स है। माइकल ऑल्जर का स्फीयर ऑफ जस्टिस, रोनाल्ड डॉर्किन का सॉवरेन वर्च्यू, या उसके ऑथर भी कुछ बुक्स है। ठीक है, तो अलग अलग पीवाईक्यूज देखते हैं अभी, वन लाइनर इन द सेंस में। लीगल इक्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का लीगल इक्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, ये रूसो कहता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज नेवर रियल अनलेस, ये जो पूरा कोट है मतलब अनलेस मतलब सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी ना है, तो ये लास्की का कोट हमने देखा। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी माइकल ऑर्जर का है। इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी की बात अमर्त्य सेन करता है। एक्सेस टू एडवांटेज ये कोहेन का कंसेप्ट है। लेग एगलिटरिज्म की बात रोनाल्ड डॉर्किन करता है, जिसको रिसोर्स एगलिटरिज्म भी कहा जाता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल, इस तरीके से। ठीक है, तो वो आपका आपका चॉइस है, मतलब आउटकम अनइक्वल हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री व्यू ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी, दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री व्यू किसने कहा है, टॉनी, लास्की, मैकपर्सन, रॉल्स, ये सब लोग। देन इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात रोनाल्ड डॉर्किन करता है। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल अनइक्वली, ये एरिस्टोटल का कोट है। ठीक है, सो ये पूरा एरिस्टोटल का जो कंसेप्शन इक्वालिटी था ये एविडेंट था कि मतलब इट वाज लिमिटेड टू क्लास ऑफ सिटीजंस ओनली। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजंस ले इन द एक्नॉलेजिंग द वर्च्यू ऑफ रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न, तो रूलिंग कौन करेंगे, जो भी जिनके पास रीजन है, जो सिटीजंस है। बीइंग रूल्ड मतलब जो स्लेव्स है, बाकी का जो भी लोग थे जो सिटीजंस नहीं थे। सो हॉब्स जो है वो डिपेंड करता है व्यू ऑफ नेचुरल इक्वालिटी को बिटवीन ऑल ह्यूमंस इन द स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, रूसो जो है वो डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन एंड फाउंडेशन में इक्वालिटी में, वो मतलब उसको सेकंड डिस्कोर्स भी जो बुक कहा जाता है, इसमें वो इनइक्वालिटी का जो ओरिजिन है उसको बोलता है ना, जो इंसान सबसे पहले जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिमार्केट किया और बोला ये मेरी है, तो वहां से प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी और इनइक्वालिटी भी स्टार्ट होगी। और जैसे रीजन साइंस इसका ईरा आया तो ये जो इनोसेंस था ह्यूमंस के अंदर उसको डिस्टॉर्ट कर दिया और वहां से इनइक्वालिटी आई। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट करता है नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो नेचुरल मतलब जो फिजिकली जो डिसेबिलिटीज है वहां से जो आती है एज के कारण, किसी के हर एक की फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है तो वहां से उसमें तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल इनक्वालिटी है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जो सोसाइटी ने की है ना, उसको जो सोशल इकोनॉमिक बेसिस पे उसको हटाना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज करता है। सो इक्वेलिटी के ऊपर अगर अलग अलग हम पर्सपेक्टिव्स देखें तो लिबरल्स जो दे बिलीव ऑल आर बॉर्न इक्वल इन द सेंस ऑल हैव इक्वल मोरल वर्थ। सो यहाँ पे एक फॉर्मल इक्वालिटी के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है। सो नोटेबली लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के ऊपर वो स्ट्रेस कर रहे हैं।
बट नॉट सोशल इक्वेलिटी एज सच, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि सोशल इक्वेलिटी जो थ्रेटन करती है फ्रीडम को, या मतलब पेनलाइज करती है टैलेंट या मेरिट को. So classical liberals जो they emphasize need for strict meritocracy and economic incentives. Modern liberals argue that the genuine equal opportunities require relative social equality. So modern liberals जिनको positive liberals कहा जाता है वो बोलता है कि भाई genuine equal opportunities के लिए पहले एक relative social equality होनी चाहिए. तो इस तरीके से दो views हमें liberals में देखने को मिलते हैं. लिबर्टेरियंस और क्लासिकल लिबरल्स का एक व्यू है, और मॉडर्न लिबरल्स या पॉजिटिव लिबरल्स का एक व्यू है. देन कॉन्जर्वेटिव्स जो है वो ट्रेडिशनली सोसाइटी को नेचुरली हायरार्किकल है ऐसे देखते हैं, मतलब हायरार्की तो पहले से ही है. सो वो इक्वेलिटी के आइडिया को थोड़ा डिसमिस करते हैं. वो बोलते हैं कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और अनअचीवेबल गोल है. और जो न्यू राइट्स जो जिनको बोला जाता है ना, ट्रम्प का जो राइज हुआ, या जो अलग अलग बोल्सोनारो हो ब्राजील में जो हुआ था, या जो न्यू राइट्स क्लास जिनको बोला जाता है, दे मतलब स्ट्रांगली इंडिविजुअलिस्टिक बिलीफ में यकीन करते हैं कि इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हाइल एम्फसाइजिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड मटेरियल इनइक्वालिटी. मतलब ठीक है, ये इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन वो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो उसका रिजल्ट तो मतलब मटेरियल इनइक्वालिटी में आ रहा है, लेकिन इसके लिए तो वो कुछ बोलते हैं नहीं. ठीक है, तो बहुत ज्यादा हाईली कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात ये न्यू राइट्स वाले लोग करते हैं. सोशलिस्ट जो है वो इक्वालिटी को एज अ फाउंडेशनल वैल्यू देखेंगे, पर्टिकुलरली वो सोशल इक्वालिटी को एंडोर्स करेंगे. ठीक है, सोशल डेमोक्रेसी की बात करेंगे. सो लिबरल बिलीव जो है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, वो तब तक नहीं आएगी जब तक सोशल इक्वेलिटी होगी. ठीक है, तो रिलेटिवली सोशल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में या एब्सोल्यूट कम्युनिस्ट सेंस में भी अगर हम देखें, तो जो सोशल इक्वेलिटी है, इकोनॉमिक इक्वेलिटी है, वो इसेंशियल है, मतलब सोशल कोहेजन फ्रैटर्निटी के लिए वो बहुत इसेंशियल है. सो जस्टिस इक्विटी इन सब के लिए भी, या फ्रीडम को एनलार्ज करने के लिए पॉजिटिव सेंस में, तो इक्वेलिटी बहुत ही जरूरी है. इस तरीके की बात सोशलिस्ट लोग करेंगे, मार्क्सिस्ट लोग करेंगे. एनार्किस्ट जो है वो तो पॉलिटिकल इक्वेलिटी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे, बोलेंगे बहुत जरूरी है इंडिविजुअलिस्ट के लिए पॉलिटिकल इक्वेलिटी, सब एक जैसे है, कोई भी हायरार्की के लिए ऊपर से डोमिनेट नहीं कर सकता है, तो वो स्टेट का अपोज करेंगे. सो अंडरस्टूड इक्वल एंड एब्सोल्यूट राइट टू पर्सनल ऑटोनॉमी इंप्लाइंग दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वेलिटी इनइक्वालिटी अमाउंट ऑपरेशन. कोई भी पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है ना, कोई रूल कर रहा है, कोई गवर्न है, मतलब जो ऊपर हायरार्की बना के रखी हुई है ऊपर से टॉप डाउन, तो ये सब ऑपरेशन है. इस तरीके से वो देखते हैं. ठीक है, फैसेज जो है वो बोलते हैं ह्यूमन काइंड में एक इनइक्वालिटी, रेडिकल इनइक्वालिटी की बात वो करेंगे, कि बोलेंगे कुछ लीड करने के लिए लीडर्स जन्मे हैं, और कुछ बीइंग रूल्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो उनके पास वो कैपेसिटीज है ही नहीं, उनको कुछ अच्छा अच्छा उनके लिए अच्छा क्या है वो पता नहीं है, लीडर बताएगा क्या अच्छा है. ठीक है, कौन सी रेस अच्छी है, कौन सा नेशन अच्छा है, वगैरह वगैरह. तो ये तो इम्पेसेस करते हैं नेशन, रेस, इन सब कंसेप्ट पे, और ये सब अनइक्वल है. भाई हमारा ट्रेडिशन, हमारा सिविलाइजेशन ग्रेट है, बाकी तो कोई ग्रेट नहीं है. हमारा नेशन ही सबसे ज्यादा ग्रेट है, बाकी तो सब कुछ नहीं है. तो ये यहाँ पे इश्यू आ जाता है. ठीक है भाई, हाँ हमारा नेशन भी ग्रेट है, सब भी नेशंस भी ग्रेट है, हमारा सिविलाइजेशन अच्छा है, बाकी सिविलाइजेशन भी अच्छा है, यहाँ तक वो ठीक है. लेकिन यहाँ तो हम पेट्रियोटिज्म बोलेंगे. लेकिन अगर मतलब आप हाईली खुद को ऊपर के पेडेस्टल पे रखना चाहते हो, बाकी लोगों को इन्फीरियर तरीके से देखते हो, तो वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं. ठीक है, फेमिनिस्ट लोग बोलेंगे कि सेक्सुअल इक्वलिटी की बात करेंगे. ठीक है, इन द सेंस वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. लिबरल फेमिनिज्म बात करेगा, इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक पावर की सोशलिस्ट फेमिनिज्म बात करेगा. इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जो भी मतलब ये सब होना चाहिए. ठीक है, सो रेडिकल फेमिनिस्ट जो होंगे वो आर्ग्यू करेंगे कि इक्वलिटी मतलब जस्ट सिंपली मेल के जैसा आइडेंटिफाइड बनना नहीं है, मतलब मेल के पास ये अधिकार है तो हमें भी चाहिए, इस तरीके से नहीं है, हमें कोई मेल की जरूरत नहीं है. तो एक मतलब रेडिकल इक्वलिटी की बात करेंगे जो रेडिकल फेमिनिस्ट है. ठीक है, देन इकोलॉजिस्ट भी इसको मतलब एक बायोसेंट्रिक इक्वालिटी की बात करेंगे कि ऑल लिविंग बींग्स को एक जैसा देखना चाहिए, ऐसे एंथ्रोपोसेंट्रिक या ह्यूमंस को डोमिनेट नहीं करना चाहिए एनवायरनमेंट को. तो ऑल हैव देयर राइट, इक्वल राइट टू लिव एंड ब्लॉसम. इस तरीके की बात इकोलॉजिस्ट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी. So this is your question. Isaiah Berlin is the author of Taking Rights Seriously, 4 essays on liberty, the Constitution of Liberty, What's Wrong with Negative Liberty. तो इजाया बर्लिन इनका बुक है, कौन सा है बताइए? 4 एसेज ऑन लिबर्टी. ठीक है, तो आपको बताना है टेकिंग राइट सीरियसली किसका है. बता दीजिए मुझे, टेकिंग राइट सीरियसली किसका है, ये भी आता रहता है. ठीक है, तो लेट्स सी. तो इजाया बर्लिन का 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ठीक है, 1969 में आया था. इन जो इनका फेमस लेक्चर था ना, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसको इन शॉर्ट ऑफ इसमें अच्छे से लिखा गया था. टेकिंग राइट सीरियसली रोनाल्ड डॉर्किन का बुक है. उसमें कौन से कंसेप्ट देता है रोनाल्ड डॉर्किन टेकिंग राइट सीरियसली में? राइट्स एज ए टर्म्स की बात करते हैं ना, कि किसी भी मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल्स के लिए, यूटिलिटी के लिए, मेजोरिटी की यूटिलिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए हम माइनॉरिटीज के राइट्स को नहीं मतलब ट्रम्प कर सकते, उनको नहीं हटा सकते. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी फ्रेडरिक हाइक का ये बुक था. ठीक है, सो
व्हाट्स रॉन्ग विद द नेगेटिव लिबर्टी, ये जो ऐसे है वो चार्ल्स टेलर का है, वो एक कम्युनिटेरियन थिंकर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो लिबर्टी है क्या? जब आप लिबर्टी वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? भाई मुझे जीने की लिबर्टी चाहिए, मैं कौन से चाहे वो कपड़े पहनूं, जो खाना चाहता है वो मैं खाना खाऊं, मुझे कहा जहाँ घूमना है वहाँ पे मैं घूम पाऊँ, मुझे जो बोलना है, जैसे मैं आपके साथ ये बातें रख रहा हूँ, मुझे जो मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, वैसे मैं मेरे थॉट्स मेरे आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँ, मुझे जो गाने सुनने वो मैं गाने सुनूँ। ठीक है, मुझे जहाँ पे घूमना है वहाँ पे मैं घूमूँ, इस तरीके से। मतलब सोसाइटी को अगर हम देखें तो अभी जो नॉर्थ कोरियन लोग हैं तो उनके यहाँ पे तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उनके गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जैसे सऊदी अरबिया या मिडिल ईस्ट के कुछ कुछ कंजर्वेटिव कंट्रीज है, वहाँ पे भी इश्यूज है। अफगानिस्तान में वुमेन को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ये सब मतलब फ्रीडम क्या है, लिबर्टी है क्या? तो लिबर्टी ये जो टर्म है वो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्रीडम और कंडीशन ऑफ अ फ्री मैन। तो कंडीशन ऐसी है कि कोई भी आपको कुछ रिस्ट्रेन नहीं कर रहा, आपको बांध के नहीं रख रहा, इन द सेंस मतलब लिबर्टी जनरली इंटरप्रेटेड एज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स टू जो भी आपको एक्शंस करने हैं ना, मतलब जो भी आपको करना है उसमें कोई भी अदर इंसान आके या स्टेट आके कुछ इंटरवीन नहीं करना, मतलब कर रहा है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आता है। फ्रीडम थोड़ा और ब्रॉड तरीके से देखेंगे हम अच्छे से बाद में, जब फ्रीडम वर्सेस लिबर्टी के कंसेप्ट हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स यहाँ पे फ्रीडम के ऊपर बात करेगा, वो बोलेगा लिबर्टी एक बुर्जुआजी कंसेप्ट है और ये कुछ लोगों के लिए ही लिबर्टी है, बाकी लोगों के लिए ये ऑपरेशन है। तो इस तरीके से ठीक है, तो फ्रीडम इज अ ब्रॉडर फिलोसॉफिकल कंसेप्ट की तरफ में, एक स्टेट ऑफ माइंड एंड विल, इस तरीके से देखा जाता है। लिबर्टी एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है जो लिबरल्स लेके आए, लिबरलिज्म के साथ जो रॉक रूसो हॉब्स वगैरह इनके राइटिंग्स में हमें जो मिलता है। तो लिबर्टी एक स्टेट ऑफ प्रिविलेज है, राइट विद इन अ स्टेट, इस तरीके की बात है ये। ठीक है, तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि अटलांटिक चार्टर साइन हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, और मतलब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जब यूएस के प्रेसिडेंट थे, और विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, वहां से एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया और एक 4 फ्रीडम्स की यहाँ पे बात की, फ्रीडम टू स्पीच, वर्शिप, फियर एंड वॉन्ट, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट, इस तरीके से। तो यहाँ से ये कंसेप्ट और अच्छे से डेवलप हुआ। बाद में जो यूनाइटेड नेशंस का हमें यूडीएचआर मिलता है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहाँ पे और अच्छे से इसको एस्टेब्लिश किया गया। तो लिबर्टी है क्या? तो अलग अलग कंसेप्ट है लिबर्टी में। ठीक है, तो एक टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, मतलब एक ग्रेट डिबेट चला है ये नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में। तो नेगेटिव लिबर्टी सबसे पहले देखते हैं, तो फ्रीडम फ्रॉम, तो कहाँ कहाँ से फ्रीडम? फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरीके से मतलब वर्डिंग देखो आप कैसे वर्ड किया गया है, फ्रॉम मतलब कुछ रिस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए। सो कोर आइडिया इज लिबर्टी इज द साइलेंस ऑफ द लॉज, इट इज द एरिया विद इन विच मैन कैन एक्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर्स। कोई भी किसी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा, यहाँ से ये आइडिया आता है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? कि एब्सेंस ऑफ कोर्शन, फ्रीडम इज अ स्टेट वेयर मैन इज नॉट सब्जेक्ट टू आर्बिट्ररी विल ऑफ अनदर, कोई भी आपके ऊपर आपका हुक्म नहीं चला रहा। ठीक है, सो मिनिमल स्टेट्स, मतलब स्टेट को ज्यादा पावर दी थी तो वो इंटरफेयर करेगा, तो आपका आप जितना स्टेट का इंटरफेरेंस उतना खुद के लाइफ में आपका रोल कम। तो इस तरीके से तो स्टेट है वो जरूरी है, एक नेसेसरी इविल है। ठीक है, जैसे थॉमस पेन ने कहा था कि स्टेट एज ए नेसेसरी इविल, मतलब स्टेट जरूरी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखनी है, वायलेंस नहीं होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी आपके अधिकार को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो स्टेट जरूरी है, लेकिन उतना ही रोल है बस स्टेट का। ठीक है, टू जस्ट प्रोटेक्ट द पर्सन एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। तो नाइट वॉचमैन स्टेट कहा जाता है। नाइट वॉचमैन मतलब ये वर्ड कहाँ से आता है? जो कसौटी मैचेस होते थे ना क्रिकेट में, कि 4-4 5-5 दिन तक चलते थे, तो भाई कोई अच्छे बैट्समैन पूरा दिन खेले और किसी की सपोज विकेट गिर गई, तो कोई मतलब बॉलर या जो अच्छा बैटिंग नहीं कर पाता है उसको भेज देना, भाई ठीक है तू आधा 1 घंटा निकाल ले, 15-20 मिनट निकाल ले, आज का दिन खत्म होने जा रहा है, तो कल सुबह अच्छा बैट्समैन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो नाइट वॉचमैन जिसको बोला जाता है, तो उस तरीके से। ठीक है, तो इकोनॉमिक व्यूज ये जो है निगेटिव लिबर्टी वाले, ये लेजिस फेयर कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो इसके अलग अलग की थिंकर्स देखते हैं नेगेटिव लिबर्टी में। तो एक है थॉमस हॉब्स, जो बोलता है लिबर्टी एज अ साइलेंस ऑफ लॉज, अ फ्री मैन इज ही हु इज नॉट हिंडर्ड टू डू व्हाट ही हैज टू विल टू डू। सो यहाँ पे एक जस्टिसेबली वो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर भी हम हॉब्स को बोलते हैं, और नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, लॉ जो है वो लिबर्टी इज नॉट अ लाइसेंस, इट इज अ फ्रीडम विद इन अलाउंस ऑफ द मोरल लॉज। तो लॉ होंगे तो ही लिबर्टी है, लॉज नहीं है तो लिबर्टी नहीं है, उसको बिल्कुल हॉब्स को काउंटर व्यू है यहाँ पे। ठीक है, थॉमस पेन है वो नेसेसरी स्टेट एज ए नेसेसरी विल बोलता है, तो राइट्स ऑफ मैन ये बुक लिखा है इन्होंने, तो ये भी नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। जेरमी बेंथम है लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट की बात वो करते हैं। जेस मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है, जेस मिल को हम एज अ ब्रिज देखते हैं लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिविटी के बीच में, लेकिन ज्यादातर डोमिनेंटली वो उनको भी हम नेगेटिव लिबरल्स नेगेटिव लिबर्टी में ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे हार्म प्रिंसिपल लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि अनलेस एंड अनटिल किसी के एक्शंस आपको हार्म नहीं कर रही उस इंसान को छोड़ के, तब तक स्टेट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो मतलब
और हिमसेल्फ और हिज बॉडी ही इज अ सॉवरेन, उस तरीके की बात जेसमिल करते हैं। ठीक है, सो इज़ाया बर्लिन जो है वो टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में भी वो नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बोलते हैं पॉजिटिव लिबर्टी इज अ स्लिपरी स्लोप, मतलब इट लीड्स टू टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, सो नेगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ इट्स एक्सरसाइज, इस तरीके से वो बात करते हैं। देन हायक जो है वो एब्सेंस ऑफ कोerशन, लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ कोerशन, एक स्पीयर ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी, इस तरीके की बात करेंगे। ये सारे लिबर्टेरियंस, मिल्टन फ्रीमैन है, और फ्रीडमैन बोलेंगे कि एब्सेंस ऑफ कोerशन ऑफ अ मैन बाय हिज फेलो मैन। ठीक है, तो इस तरीके से या कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी की बात करेंगे। रॉबर्ट नॉजिक जो है वो बोलेंगे कि टैक्सेशन मतलब कोई भी रिडिस्ट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वगैरह वगैरह, ये सब सॉर्ट ऑफ स्लेवरी है, किसी का हार्ड अर्न मनी स्टेट लेके जा रहा है, इस तरीके से मतलब इट वायलेट्स लिबर्टी या प्रॉपर्टी। ठीक है, और जॉन सीले जो है वो डिफाइन करेगा लिबर्टी के एज ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, मतलब लिबर्टी मतलब ओवर गवर्नमेंट का ना होना, इस तरीके से। सो नेगेटिव फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो कैसे वर्ड किया गया है, देखो, फ्रीडम फ्रॉम स्टेट सेंसरशिप, स्टेट का सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर एक्सप्रेसिंग व्यूज, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे व्यूज एक्सप्रेस करो, स्टेट मुझे आके अरेस्ट करे। एंडलेस एंड अनटिल, बस कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो चाहिए, नहीं तो कुछ भी कोई भी कुछ भी बोलेगा, ये बात अलग है। ठीक है, तो फ्रीडम फ्रॉम पुलिस और गवर्नमेंटल आर्बिट्ररी ब्रेकिंग ऑफ पीसफुल अराम असेंबली, या फ्रीडम फ्रॉम बीइंग डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, या फ्रीडम फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू वर्क अगेंस्ट वंस विल। तो फ्रीडम फ्रॉम सर्टेन रिस्ट्रेंट, सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, तो फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और प्राइवेट सर्वेलेंस। ठीक है, फिर स्पेशली रिगार्डिंग पर्सनल डाटा या विद ड्यू प्रोसेस। फ्रीडम फ्रॉम स्टेट ऑफ इंटरफेरेंस इन द प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ वंस रिलीजन। ठीक है, तो कोई भी मतलब सोसाइटी में आजकल देख रहे हैं हम, जो भी हेटेड हो या कोई रिलीजियस हेटेड वगैरह ये सब आता है, कोई किसी के वैल्यूज को कोई एक्सप्रेस नहीं करने जाए दे रहा, तो इस तरीके से जब भी सिचुएशंस आते हैं तो यहाँ पे ये सब उस तरीके का फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट आर्बिट्रली इम्पाउंडिंग अ सिटीजन पासपोर्ट, या कुछ गवर्नमेंट आपको नहीं देने जा रही है, बाहर आप फ्लाइट नहीं बोर्ड करने दे रही है वगैरह वगैरह, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम बीइंग पनिश्ड फॉर एन एक्ट वाज नॉट क्राइम व्हेन इट वाज कमिटेड, तो कोई रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ लगा दिया वगैरह, तो इस तरीके से फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, तो ये सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, इसको हम नेगेटिव फ्रीडम बोलेंगे। सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स दी वेरियस एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फ्रीडम। ठीक है, तो जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम फैमिली और कम्युनिटीज कोerशन, डिक्टेशन रिगार्डिंग whom वन मैरीज। ठीक है, तो कोई है कि हमारे वो डिसीजंस डिक्टेट ना करे। फ्रीडम फ्रॉम एनी अदर व्हीकल और ऑब्स्टेकल ब्लॉकिंग योर पाथ ऑन अ पब्लिक रोड एक्सेट्रा, तो इस तरीके से मतलब फ्रॉम रिस्ट्रेंट, फ्रॉम कंस्ट्रेंट फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम ग्रुप अटेम्प्टिंग टू इंटिमिडेट यू, ये फलाना बुक ना पढ़ो, ये फलाना मूवी ना देखो, भाई कोई प्रोटेस्ट करने लगेगा कि ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे नेगेटिव फ्रीडम। सो पॉजिटिव फ्रीडम क्या है? सो फ्रीडम टू डू समथिंग, कुछ करने का, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। ठीक है, सो थियरी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फ्रीडम टू डू समथिंग, सो लिबर्टी इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट बट द कैपेसिटी एबिलिटी टू एक्ट। भाई कैपेसिटी एबिलिटी होनी चाहिए, मैं कुछ एक्शन कर पाऊँ, एक सेल्फ मास्टरी, सेल्फ रियलाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे रोल ऑफ स्टेट आता है। क्योंकि देखो, अब किसी को फ्रीडम है कि वो अपने चाहे बाइक चला दे, कितने जोर से चाहे चला दे, जितने स्पीड से चाहे चला दे, ठीक है, लेकिन भाई अगर ये बहुत स्पीड से चलाने लगा तो बाकी लोगों को ठोक देगा ना रास्ते पे, तो उनका बाइक चलाने का या उनका मोबिलिटी का हक तो मारा गया। तो वहां पे फिर स्टेट आएगा, वो बोलेगा भाई इतने स्पीड से ही आप चला सकते हो, यहाँ इतने स्पीड से नहीं चला सकते, आपको बहुत स्पीड से चलानी है तो आप भाई कहीं और चले जाओ, जो भी मतलब जहाँ पे ये अलाउड होता है, या जिस तरीके से कॉम्पिटिशन्स होती है ना स्पीडली चलाने की वगैरह, वहाँ पे जाओ। तो लाइक यहाँ पे आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, आपको इसी पर्टिकुलर लिमिट को, जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशनल एरियाज है, वहाँ पे आप कम स्पीड में चला सकते हो। एक्सप्रेस वे वगैरह वहाँ पे तो आप कितना जितना चाहे उतना स्पीड से, जितना भी वो लिमिट है वहाँ पे चला सकते हो, जो भी। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल ऑफ स्टेट आएगा, स्टेट आके कुछ रूल्स बनाएगा, लॉज बनाएगा, कुछ कंडीशंस को क्रिएट करेगा, एजुकेशन हेल्थ प्रोवाइड करेगा, राइट टू वर्क वगैरह अधिकार लेके आएगा, ताकि एक सेल्फ रियलाइजेशन हो पाए, एक मोरल फ्रीडम्स की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सो एक एक हमारे अंदर एक हायर रैशनल सेल्फ होता है, नॉट जस्ट लोअर एपेटाइट्स को यहाँ पे फुलफिल करना, एक हायर रैशनल सेल्फ होता है। सो फ्रीडम टू डू मतलब being one's own masters rather than just lack of independence, it is the presence of certain activities, a self government, एक एटोनॉमी। उस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो जो भी हमारे गोल्स है उसको अचीव करने के लिए एक कंडीशंस होनी जरूरी है ना, हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट प्रोवाइड करेगा, तो स्टेट का रोल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन है लेकिन वो बहुत महंगा है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो स्टेट को आना चाहिए। तो वहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, 10% जो भी बड़े बड़े स्कूल्स में सीटें थी वो प्रिजर्व, सॉरी उसको हम बोलते हैं रिजर्व हो गई। तो इस तरीके से स्टेट का रोल यहाँ पे बहुत जरूरी है टू मटेरियल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो
ये नेगेटिव फ्रीडम को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे सोशल डेमोक्रेट्स या मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, ये सब थिंकर्स जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जेसमिल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे उनका जो हम प्रिंसिपल है, इनको ट्रांजिशनल फिगर बोला जाता है। तो ये हम प्रिंसिपल मतलब स्टेट को इंटरवेंशन का एक मौका है कि अगर आपके एक्शंस बाकी लोगों को हार्म कर रहे हैं, तो सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस में जब वो डिस्टिंक्शन करते हैं। ठीक है, सो गोल ऑफ द स्टेट इज लिबर्टी और हैप्पीनेस। तो लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रीडम इज अटेनमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ऐसे वो फ्रीडम को डिफाइन करते हैं। सो जेस मिल के अलग अलग कोट्स इंपॉर्टेंट देते हैं कि जैसे ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, इंडिविजुअल इज अ सॉवरेन। अलग अलग एग्जाम में ये कोट पूछा जाता है। या जो उनका लिबर्टी ऑन लिबर्टी जो बुक है, वहाँ पे वो हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जो सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शंस है। ठीक है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ द सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट द हार्म टू अदर्स। ये कोट अलग अलग एग्जाम में आता है। या जो रिगार्डिंग व्हील की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब 99% एक जगह पे है, उनका एक ओपिनियन, उनका एक विल है, और जो एक पर्सन है, तो ऐसा नहीं है 99 लोगों को किसी ने अधिकार नहीं दिया कि उस एक पर्सन के ऊपर वो डोमिनेट करे, या इस एक पर्सन को भी ऐसा अधिकार नहीं कि वो 99 लोगों को डोमिनेट करे। तो ये पूरा फ्रीडम, जो भी स्पीच एक्सप्रेशन है उसका तो अटमोस्ट लेवल का फ्रीडम होना चाहिए, इसकी वो बात करते हैं। ठीक है, देन वो बोलते हैं कि प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लाइक अ रॉबिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रेसेस। तो इस तरीके से, ठीक है, जैसे मतलब गैलीलियो, कोपरनिकस या सोक्रेटिस, इनके साथ क्या हुआ, जब वो बोल रहे थे तो उनको मतलब फुल समझा गया उस टाइम पे, और उनको डेथ पेनल्टी या वगैरह वगैरह हुआ, लेकिन मतलब बाद में जाके उनकी बातें सही साबित हो गई। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आफ्टर जेसमिल, टी एच ग्रीन, एल टी हबोस, लास्की, इन सब ने पॉजिटिव लिबर्टी को और अच्छे से तरीके से डेवलप किया है। सो कौन से थिंकर्स है, एक तो रूसो, जो जहाँ पे वो जनरल विल की बात करता है, प्रिफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी, या ओबीडियंस टू लॉ वंस प्रिस्क्राइब वंस सेल्फ, मतलब लॉ को ओबे करना ही फ्रीडम है। कौन सा लॉ? जनरल विल से जो आता है, एक कॉमन गुड से जो लॉ आता है। ठीक है, सो define liberty as obedience to this general will. ठीक है, then Hegel, state as embodiment of reason, state as a march of God on the earth. तो true freedom lies in the obeying the state. तो state को पता है क्या सही है क्या नहीं है। एक अल्ट्रुइज्म की बात है, करता है वो। टी एच ग्रीन, पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग, यहाँ पे वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करता है। ठीक है, सो लिबरलिज्म को टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट टी एच ग्रीन लेके गया। ठीक है, देन मतलब टी एच ग्रीन के जो कंसेप्ट है वो निगेटिव लिबर्टी की वो बात नहीं कर रहा। वो बोल रहा है कि फ्रीडम मतलब जस्ट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन या एब्सेंस ऑफ कंपल्शन में नहीं है। मतलब उसकी जो लिबर्टी की कंसेप्ट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस हम कुछ पॉजिटिव कर पा रहे हैं, हम कुछ मतलब एंजॉय कर पा रहे हैं, हमारा वर्थ जो है उसको हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, और वो हम कब कर पाते हैं? जो सोसाइटी में हम अदर फेलो सिटीजन से जब कोऑपरेट करते हैं तभी ये अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, आइसोलेट होके ये पॉसिबल नहीं है। लास्की जो बोलते हैं कि लिबर्टी इज द मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मेन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट। तो हमारा जो बेस्ट अचीव करना, हमारा बेस्ट एक्सेलेंस अचीव करने की जो उसके लिए एक सर्टेन कंडीशंस चाहिए ना। कोई मैल न्यूट्रिशन है, कोई वहाँ कहाँ पे स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, कहाँ पे एकदम तो वहाँ पे तो कैसे लोग खुद को सेल्फ रियलाइज कर पाएंगे? वो तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो एल टी हबोस, लास्की, ये सब लोग मतलब दे आर्ग्यूड दैट लिबर्टी रिक्वायर्स सोशल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेट मेंटेन्ड एनवायरमेंट्स टू बी बेस्ट सेल्व्स। तो स्टेट का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीबी मैकपर्सन जो है वो बोलते हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम की बात करते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंटल पावर की बात करते हैं। लिबर्टी रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज एंड देयर एप्लीकेशन टू सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स। तो ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तो ही उस कंडीशन को हम लिबर्टी बोलेंगे। इस तरीके से सीबी मैकपर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव फैकल्टीज की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्रिएटिव फैकल्टीज मतलब जो हमारा हायर सेल्फ होता है। ठीक है, सो रियल फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज थ्रू डेवलपमेंटल पावर एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम एक्सट्रैक्टिव पावर। सो डेवलपमेंटल पावर और एक्सट्रैक्टिव पावर, दो एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या? कोई किसी के ऊपर अपनी विल को एक्सरसाइज कर रहा है, तो किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्टिव पावर। और डेवलपमेंटल पावर मतलब क्या है? कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वंस ओन ह्यूमन पोटेंशियल एंड देयर एप्लीकेशन इन वंस ओन सेल्फ अपॉइंटेड गोल। तो हमारे गोल्स सेल्फ अपॉइंटेड होने चाहिए, खुद को डिसाइड करने चाहिए। कोई डिक्टेट नहीं करेगा कि तू ये बन, तू ये कर। तो वो तो मतलब किसी और ने आपको डिक्टेट किया है, डोमिनेट किया है। ठीक है, तो वहां से ये आता है। सो एक्सट्रैक्टिव पावर इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज ऑफ अदर्स पोटेंशियलिटीज फॉर सर्विंग वंस ओन एंड्स। तो ये यहाँ से एक्सट्रैक्टिव पावर आता है। ठीक है, so let's now discuss some examples of positive freedom. So first is right to education, freedom to develop intellectually, secured by state providing free and compulsory education। मतलब right to education, right to livelihood, freedom to earn living, मतलब to do something। ठीक है, freedom to have equal opportunity, securing providing special provisions for historically marginal classes है, या freedom to healthy life है। जैसे freedom to be free from hunger,
तो आपको पीडीएस है, जो बाकी अलग अलग फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, फ्रीडम टू लिव डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। तो ये सब फ्रीडम टू जस्टिस जो हमारे लीगल एड 39A कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है जो है, ओल्ड एज डिसेबिलिटी के फ्रीडम टू हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये सब फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू मेक रैशनल इकोनॉमिक चॉइसेस, फ्रीडम टू शेल्टर, ये सब टू डू समथिंग, टू एबल टू रियलाइज वन सेल्फ, एक सेल्फ डेवलपमेंट, ये सब आते हैं राइट्स पॉजिटिव फ्रीडम में। सो इज़ाया बर्लिन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब हम लिबर्टी की बात करते हैं। सो ही डिवाइडेड सेल्फ, मतलब फर्स्ट इज नेगेटिव लिबर्टी, आई एम अ स्लेव टू नो मैन, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, कोई भी किसी का भी मतलब स्लेव नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी, आई एम ओन मास्टर, फ्रीडम ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आता है। सो सो इसने वार्न किया था कि पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो स्प्लिट करती है सेल्फ, हायर सेल्फ एंड जिसमें रीजन होते हैं, और लोअर सेल्फ जिसमें डिजायर्स होते हैं। सो टोटलिटेरियन डिक्टेटर्स जो होते हैं, जैसे कि उसने एग्जांपल दिया कि हिटलर हो, स्टालिन हो, दे क्लेम टू रूल इन द नेम ऑफ द हायर सेल्फ और नेशन, रेस, या टू क्रश द एक्चुअल इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से उसका मिसयूज होता है पॉजिटिव लिबर्टी का, इसको वार्निंग देते हैं, ठीक है, इज़ाया बर्लिन जो है। सो नेगेटिव लिबर्टी को एज ए सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी वो देखते हैं। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो उनका फेमस ऐसे था। सो यहाँ पे वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। 4 एसेज ऑन लिबर्टी भी इनका बुक था। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की कौन बात करता है, तो बर्लिन बात करता है, ठीक है। सो फॉर बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी इज अ फ्रीडम इज द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, नॉट एक्शन इटसेल्फ, अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, ठीक है। एज अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इट फोकसेस ऑन अवेलेबिलिटी रादर देन एक्सरसाइज। तो अवेलेबल है कि नहीं आपके पास राइट, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, यहाँ पे यही तक सीमित है। आप सच में एक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, उसको रियलाइज कर पा रहे हो कि नहीं उस ऑप्शन को, ये बात नहीं आती, ये बात पॉजिटिव लिबरल्स करेंगे, ठीक है। सो इनको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए टू कंसिडर लिबर्टी में, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को, सो कोर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एरिया इज विद इन व्हिच द सब्जेक्ट इज लेफ्ट टू डू व्हाट ही इज एबल टू डू विदाउट इंटरफेरेंस। तो किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है, ऐसा एक एरिया, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट, फ्रॉम कंस्ट्रेंट, ये आता है नेगेटिव लिबर्टी में। यहाँ पे व्हाट और हु इज द सोर्स ऑफ अ कंट्रोल दैट कैन डिटरमाइन समवन टू डू, और मतलब हमारे गोल्स हमने खुद डिसाइड किए क्या, हम जो करना चाह रहे हो हम कर पा रहे हैं क्या इन रियलिटी, तो ये आता है पॉजिटिव लिबर्टी में। सो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बीइंग फ्री फ्रॉम, यहाँ पे सेल्फ मास्टरी, बीइंग फ्री टू, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमल नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं, यहाँ पे वेलफेयर इंटरवेंशन स्टेट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्टेट आएगा मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रेंस लेके आएगा, आपके ऊपर कंस्ट्रेंट लेके आएगा, लॉज लेके आएगा, तो आपका फ्रीडम चला जाएगा। यहाँ पे क्या है कि स्टेट आएगा मतलब वो कुछ इनेबलिंग कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, वो हेल्थ प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, राइट टू वर्क प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे कौन कौन है, हॉब्स, लॉक, स्मिथ, बर्लिन, नॉजिक, हायेक, लिबर्टेरियंस आ गए, क्लासिकल लिबरल्स आ रहे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे रूसो, हेगेल, टी.एच. ग्रीन, लास्की, कार्ल मार्क्स, या जो पॉजिटिव लिबरल्स है, रॉल्स, ये सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सो बर्लिन ने इसको सपोर्ट किया था नेगेटिव लिबर्टी को एज अ सेपर फॉर प्लूरलिज्म, इस तरीके से, और बोला था कि ये जो पॉजिटिव लिबर्टी वो टोटलिटेरियन की तरफ चली जाती है, डिवाइडेड सेल की तरफ चली जाती है, ठीक है। सो एक रिपब्लिकन व्यू ऑफ लिबर्टी भी होता है जिसमें जेराल्ड मैकुलम ये आते हैं, उनका एक ट्राइडिक कंसेप्ट है। यहाँ पे लिबर्टी इज अ सिंगल कंसेप्ट विद ट्राइडिक रिलेशन। तो यहाँ पे एक्स एक एजेंट है, वाई एक कंस्टेंट है, और जेड जो है वो गोल है। तो मतलब एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू जेड, इस तरीके से वो डिफाइन करते हैं लिबर्टी को। बेंजामिन कांस्टेंट जो है वो लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स की बात करते हैं। लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स, एंशियंट्स मतलब हम जब चले जाते हैं ग्रीक, एंशियंट ग्रीक टाइम में, जो प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम में, तो वहाँ के लोगों के लिए लिबर्टी क्या थी, लिबर्टी मतलब गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर पाना, लॉ का जो भी फॉर्मेशन है, लॉ को जो लेके आना है, तो लॉ का जो पूरा लेजिस्लेटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, या उसका जो एडजुडिकेटिंग फंक्शन है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाना। सो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ये था लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स। लेकिन मॉडर्न्स के लिए लिबर्टी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट लाइफ या इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस आ गया कि इंडिविजुअल क्या कर पा रहा है, उसके पास कौन से फ्रीडम्स है। तो ये वहाँ पे प्राइवेट सिविल लिबर्टीज की बात होने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से दो एंशियंट, लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। देन फिलिप पेटिट या स्किनर, ये सब जो है वो लिबर्टी एज ए नॉन डोमिनेशन, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। चार्ल्स टेलर जो है वो बोलते हैं कि मतलब नेगेटिव लिबर्टी जो है वो अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट है, और पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो एक्सरसाइज कंसेप्ट है। तो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज आप क्या कर पा रहे हो अपने हक, अपने मतलब वहां से आउटकम क्या निकल के आ रहा है, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। So let's now see the Marxist view on the liberty. So इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में कार्ल मार्क्स एक ह्यूमैनिस्टिक फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, मतलब एक ह्यूमैनिस्ट फाउंडेशन रखते हैं फ्रीडम। वो बोलते थे कि लिबर्टी एक बुर्जुआजी कंसेप्ट है,
लिबर्टी मतलब क्या है कि कुछ लोगों के लिए लिबर्टी है बस, बाकी लोगों के लिए वो एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, तो क्यों एक्सप्लॉयटेशन है? क्योंकि एक्सप्लॉयट किया जा रहा है वर्कर्स को। वर्कर्स के पास सच में वो पावर है क्या कि मुझे ये जॉब करना है, मुझे इस तरह के वेजेस पे करना है? उनके पास वो बार्गेनिंग पावर है क्या वेज डिसाइड करने के लिए? उनके पास वो पावर है क्या कि मैं यही काम करूंगा? नहीं है ना। वो सप्लाई लाइन पे जो भी काम दिया जाएगा वो उनको करना पड़ेगा, और एक ही तरीके का काम आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आप जो भी कर रहे हो आपकी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, मतलब आप एलिनेट हो गए हो, एस्ट्रेंज हो गए आपके खुद के लेबर से। तो ये आता है, मतलब जब तक एलिनेशन नहीं हटेगा तब तक लिबर्टी, सॉरी, तब तक फ्रीडम नहीं आएगा। तो एलिनेशन हटाने के लिए हमें पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी हटाना पड़ेगा, क्लास हटाने पड़ेंगे, स्टेट हटाना पड़ेगा, तब जाके इमेंसिपेशन आएगा, तब जाके आपका खुद का कंट्रोल, खुद के लाइफ का कंट्रोल आपके अंदर आएगा। तो यहाँ से ये आता है। ठीक है, तो एक लिबर्टी मतलब या यहाँ पे फ्रीडम जो है वो फ्रीडम है एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस ओन क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोडक्शन से हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन मटेरियल चीजें आई। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स देखते हैं फ्रीडम को। सो फ्रीडम इज द रैशनल कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। हार्बर्ट मर्क्यूज जो है वन डायमेंशनल मैन की बात करते हैं, वहां पे बोलते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में कैसे एलिनेशन होता है। तो मतलब आइडियोलॉजी जो होती है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है या एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी है वो कैसे एलिनेट करती है आपको, आपके पास जो रियलिटी है उसको कैसे डिस्टॉर्ट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हेजिमनाइजिंग आइडियाज होते हैं, जो कैपिटलिस्टिक आइडियाज है, उसको कैसे नॉर्मल कॉमन सेंस की तरह प्रोड्यूस किया जाता है। आपको लगता है यही तो सही है, यही तो मेरिट तो होना ही चाहिए। भाई मेरिट एज अ कंसेप्ट ही क्या है, उसको ही पहले आप क्वेश्चन नहीं करते, आप जैसे जैसे आ रहा है उसको वैसे लेते हो। तो उस तरीके से सो कैपिटलिज्म एक्सरसाइजेस मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल नॉट ओनली ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट आल्सो क्रिएट्स द डिजायर एंड डिमांड्स। तो आपके जो डिजायर से डिमांड्स है वो भी कैपिटलिज्म क्रिएट करता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जो भी आप देखते हो एल्गोरिदम्स के थ्रू, जो भी आपको फीड किया जाता है। ठीक है, अलग अलग बैनर्स, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देख के, मतलब आप ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करते हो ना कि मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास ये महंगी कार हो, तो मैं मतलब रिच हूँ, हैप्पी हूँ। तो आपका हैप्पीनेस आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो? ये सब चीजें खरीद के एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये वांट सच में जरूरी है क्या, या आपके अंदर ये सब डिमांड्स या जो वांट्स है वो कोई डाल रहा है? तो इस तरीके से वो यहाँ पे बात करते हैं, इसका सोल्यूशन इराज एंड सिविलाइजेशन में देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। अब देखते हैं लिबर्टी का एक लिबर्टेरियन न्यू लिबरल व्यू। ठीक है, सो यहाँ पे हायेक हो या मिल्टन फ्रीडमैन हो या नॉजिक हो, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो फॉर हायेक, फ्रेडरिक हायेक, लिबर्टी एज ए एब्सेंस ऑफ कोएर्शन, उनका जो बुक था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में वो 3 तरीके की फ्रीडम्स की बात कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल फ्रीडम, पार्टिसिपेशन इन द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट, देन इनर फ्रीडम, बीइंग गाइडेड बाय वंस ओन कंसिडर्ड विल। ठीक है, कोई और डिक्टेट नहीं कर रहा आपकी विल। देन फ्रीडम एज अ पावर टू एक्सटेंड ऑफ चॉइसेस एंड अल्टरनेटिव ओपन टू अस, जो भी अल्टरनेटिव्स है वो ओपन होने चाहिए और हमारी चॉइस हम खुद एक्सरसाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये पावर होना चाहिए। सो यहाँ पे हाइक क्या कर रहे हैं? स्टेट इंटरवेंशन जो है या कलेक्टिविज्म जो है वो मतलब इवन मॉडरेट भी होगा ना तो भी वो इनविटेबली लीडिंग्स टू इरोजन ऑफ लिबर्टी। सो ही इज अ सपोर्टर ऑफ लेजिस्फेरिया एंड ओपोनेंट ऑफ केनेशियन इकोनॉमिक मॉडल जो था ना, ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1930s में, और उसके केनेशियन इकोनॉमिक मॉडल आया। स्टेट को आना चाहिए बीच में, स्टेट को स्पेंड करना चाहिए, स्टेट को जब स्टेट स्पेंडिंग करेगा तब जाके लोगों को रोजगार मिलेगा, तब जाके डिमांड जनरेट होगी, और तब डिमांड जनरेट होगी तब जाके मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, तब जाके सब इकोनॉमी में बूम आएगा। तो इस तरीके से उसको पूरा अपोज कर रहे हैं, स्टेट का बिल्कुल रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेट को मार्केट को छोड़ना है। ठीक है, मतलब पूरा खुली छूट देनी है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि इट इज बेटर दैट सम शुड बी फ्री देन नन, एंड बेटर दैट वन मेनी शुड हैव फुल फ्रीडम देन दैट ऑल शुड हैव अ लिमिटेड फ्रीडम। ठीक है, तो इस तरीके की वो इनका कोट है। मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, उनका बुक था कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। यहाँ पे इन इज कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम वो बोलते हैं कि टू आइडेंटिफाई कैपिटलिज्म और कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी एज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ फ्रीडम विच इंप्लाइज द रिप्यूटेशन ऑफ इक्वालिटी फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग फ्रीडम। तो इक्वालिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी आएगी तो फ्रीडम चला जाएगा। इस तरीके से वो देखते हैं, तो एंटेगोनिस्टिक रिलेशन देखते हैं ना उन दोनों के बीच में। नॉजिक जो है वो एनार्की स्टेट यूटोपिया में बोलते हैं कि कोई भी टैक्सेशन हो या कोई भी मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन हो वो सॉर्ट ऑफ स्लेवरी है। ठीक है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल अपोज करेंगे। सो अब हम देखते हैं लिबर्टी एंड फ्रीडम के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सो लिबर्टी क्या है कि एक लिबरलिज्म से आया है ना, लिबरलिज्म लिबर्टी यहाँ से ये आता है वर्ड। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट की बात हो रही है। तो इट्स अबाउट फैसिलिटेशन टू चूज, टू बिलीव, टू एक्ट इन देयर ओन वे, या खुद के जो पोटेंशियल्स है उसके हिसाब से। तो एक एक्सटर्नल कंस्ट्रक्ट है ये कि एक एक्सटर्नल अथॉरिटी ने ग्रांट किया है, स्टेट ने, कि भाई कोई आप जो भी करना चाहते हो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से सो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप।
सो ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए ये फ्रीडम्स हमें, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दो चीजें आती है। तो लिबर्टी फ्रॉम लॉ नैरो व्यू है, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, फ्रीडम फ्रॉम कंस्ट्रेंट, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम टू डू समथिंग, लिबर्टी बाय लॉ, या ब्रॉडर व्यू है जहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन आता है। स्टेट आपको एजुकेशन देगा, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, आपका खुद का सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डेवलपमेंट यहाँ से आता है, ठीक है। और जो फ्रीडम जो है वो एक इंटरनल एबिलिटी है आपकी, स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ बीइंग है, टू एक्ट एंड डिसाइड इंडिपेंडेंटली। तो एक इंटरनल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। सो फ्रीडम अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस एंड रियलाइज देयर पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है आपके जो भी डिसीजन आप ले रहे हो। तो एक रिपब्लिकन व्यू है, यहाँ पे इक्वेलिटी की भी जरूरी है, यहाँ पे सोवरिन आपका जो डिसीजन आपकी लाइफ के ऊपर खुद का कंट्रोल, जो गांधी जी का सेल्फ स्वराज का कंसेप्ट था, तो ये यहाँ से आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि पॉजिटिव लिबर्टी को डिस्क्राइब करो, कैसे करोगे? फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस, लिबर्टी ग्रांटेड ओनली बाय द गवर्नमेंट, फ्रीडम दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल, एंड एब्सेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो पॉजिटिव फ्रीडम क्या है, ये आएगा, ठीक है। फ्रीडम दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल। सो ये जो फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस, ये नेगेटिव फ्रीडम में आ जाएगा। सो लेट्स नाउ सी सम बुक्स ऑन लिबर्टी। सो मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉज, जहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं ना, जब तक सेपरेशन नहीं आएगा पावर में विद इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तब तक फ्रीडम नहीं आएगा। तो फ्रीडम के लिए ये सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि अदरवाइज एक ही इंसान सब स्फीयर डोमिनेट करेगा तो वो अपने हिसाब से चलाएगा सब, तो ये फ्रीडम नहीं, लिबर्टी नहीं आएगी। एडम स्मिथ का द वेल्थ ऑफ नेशन, जहाँ पे लेजिस्फेयर की बात कर रहा है, मार्केट को फ्रीडम, मार्केट फ्रीडम की तरफ से इस तरीके से बात कर रहा है। थॉमस पेन का द राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, जहाँ पे वो स्टेट को एज अ नेसेसरी इविल की बात बोलता है। जेस मिल का ऑन लिबर्टी, यहाँ पे हमने देखा पूरा डिफरेंस, मतलब हार्म प्रिंसिपल वगैरह ये सब, ठीक है। मार्क्स एंड ईगल्स, ये भी हमने देखा अच्छे से, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वगैरह, ये सब बुक्स इंपॉर्टेंट है। टी एच ग्रीन, देन वो भी पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर द मैन वर्सेस द स्टेट, ठीक है। देन इजाया बर्लिन टू कंसिडर लिबर्टी, यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। फोर एसेज ऑन लिबर्टी। देन फ्रेडरिक हाइक का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, मिल्टन फ्रीडमैन का कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, हर्बर्ट मर्क्यूज का वन डायमेंशनल मैन, इराज एंड सिविलाइजेशन एक्सेट्रा, रॉबर्ट नॉजी का एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एंड अमर्त्य सेन का डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी पीवाईक्यूज। स्टेट एज ए नेसेसरी इविल, थॉमस पेन का ये कंसेप्ट है, ठीक है। सपोर्टर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी किसने किसने सपोर्ट किया? हॉब्स, लॉक, बर्लिन, नॉजिक, सारे लिबर्टेरियंस आएंगे, क्लासिक लिबरल्स आएंगे। हम प्रिंसिपल जेसमिल का था। टैसिट कंसेंट की बात कौन करता है? जॉन लॉक। पॉजिटिव लिबर्टी इंप्लाइज स्टेट इंटरवेंशन फॉर बेटरमेंट, तो स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ एंशिएंट्स एंड मॉडर्न से कंसेप्ट किसका है? बेंजामिन कॉन्स्टेंट का, ठीक है। फोर फ्रीडम्स ऑफ अटलांटिक चार्टर कौन से? फ्रीडम टू स्पीच, वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट्स, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, ठीक है। नॉजिक का भी क्या है? इनइक्वालिटीज आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेरिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इज अनजस्ट, तो कोई भी स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट टेरनी एंड म्यूचुअल लिबर्टी, ये सब बात किसने की है? टॉकविल की है। फर्स्ट मॉडर्न प्रोपाउंडर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी थॉमस हॉब्स को कहा जाता है। फ्रीडम एज ए डेवलपमेंट अमर्त्य सेन ने की बात की है। मॉन्टेस्क्यू जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन जो थी, सेपरेशन ऑफ पावर एक्सेट्रा, ये सब स्पिरिट ऑफ लॉज में, ये एक्चुअली लिबर्टी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए थी, ठीक है। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हम नेगेटिव लिबर्टी को कौन सपोर्ट करता है और पॉजिटिव लिबर्टी को कौन सपोर्ट करता है, तो पॉजिटिव लिबर्टी को जो पॉजिटिव लिबरल्स, मॉडर्न लिबरल्स या सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ये लोग सपोर्ट करेंगे। जे जे रूसो है, कांट है, हेगेल है, टी एच ग्रीन है, लास्की, हॉबाउस, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट मर्क्यूस, सीबी मैकपर्सन, हैना अरेंट, अमर्त्य सेन, ये सब लोग पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करेंगे। और नेगेटिव लिबर्टी को कौन सपोर्ट करेगा? थॉमस हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्लिन, हाइक, रॉबर्ट नॉजिक, फ्रीडमैन, टॉकविल, ये सब। जेएस मिल जो है वो ट्रांजिशनरी थिंकर है, ठीक है। मतलब ज्यादा तो डोमिनेटिवली नेगेटिव लिबर्टी भी कंसिडर करेंगे, लेकिन तो भी एक बीच में आएगा, ठीक है। और मार्क्सिस्ट जो है वो पूरा इस सिस्टम को ही सॉर्ट ऑफ वो लिबर्टी एज ए कंसेप्ट को ही क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर हम फ्रीडम की वो बात जो करते हैं, वो फ्रीडम की बात इन सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव लिबरल जिस तरीके से लिबर्टी की बात करते हैं, उस तरीके से वो करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लिबर्टी देखें, तो हमारे प्रेम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मेंशन किया हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में जो अलग अलग फ्रीडम है ना, राइट टू फ्रीडम जो है, आर्टिकल 19 में लगभग 5 to 6 टाइप्स के अलग अलग राइट्स दिए हैं आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, पीसफुली असेंबल,
फ्रीडम टू एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह इस्टेब्लिश करना, मोबिलाइजेशन, राइट टू मतलब जहाँ पे भी आप पूरे कंट्री में घूम सकते हो, फ्रीडम टू वहाँ पे कोई भी बिजनेस वगैरह इस्टेब्लिश कर सकते हो, वहाँ पे रीसेटल हो सकते हो। तो इस तरीके के जो राइट टू लाइफ है, जो प्रिजनर्स के अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं कि इन्फॉर्म्ड उनका अरेस्ट के ग्राउंड्स उनको इन्फॉर्म करने हैं, उनको वकील एडवोकेट उनको हायर करना है, या ये सब चीज़ें जो है तो 24 आवर्स विद इन आपको कोर्ट में लेके जाना है। तो इस तरीके के सारे जो राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू लाइफ है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ब्रॉड होता गया है अभी। इसमें तो बहुत सारे अलग अलग राइट्स आते हैं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। तो ये सब 25 से 28 के बीच में सब फ्रीडम्स है। डीपीएसपी में भी आर्टिकल 38, 39, 41 ये सब अलग अलग राइट्स, पॉजिटिव राइट्स यहाँ पे बोलेंगे हम इसको, क्योंकि अलग अलग स्टेट इनेबलर कंट्री, जैसे आर्टिकल 39 में फ्री लीगल एड वगैरह इसकी बात हुई है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे 43A में जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है अपने जो भी मैनेजमेंट में, वहाँ की बात हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग राइट्स पॉजिटिव नेगेटिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, सो दिस इज द एंड आई थिंक विद दी आइडिया ऑफ लिबर्टी। अब फ्रीडम के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देते हैं। लिबरल्स जो है वो फ्रीडम को एज अ सुप्रीम इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यू देखेंगे। ठीक है, सो क्लासिकल लिबरल्स जो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करेंगे, और जैसे कि लिबर्टी फ्रॉम एब्सेंस और कंस्ट्रेंट्स, फ्रीडम ऑफ चॉइस। मॉडर्न लिबरल्स जो है वो पॉजिटिव फ्रीडम की बात करेंगे, एक से पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन फ्लरिशिंग की तरफ से। कंजर्वेटिव्स जो है वो ट्रेडिशनली एंडोर्स करेंगे वीक व्यू ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ज्यादा फ्रीडम हुआ तो आप क्वेश्चन करने लगोगे जो भी वैल्यूज ट्रेडिशनली जो कस्टम्स वगैरह चलते आ रहे, तो वो उसको तो सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव फ्रीडम पोजिंग अ थ्रेट टू फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, इस तरीके से वो देखेंगे। जहाँ पे जो न्यू राइट्स है दे विल एंडोर्स द नेगेटिव फ्रीडम इन द इकोनॉमिक स्फीयर, फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट प्लेस एक्सेट्रा, लेकिन नॉट ऑन द अदर स्फीयर। ठीक है, तो सोशलिस्ट है जनरली अंडरस्टूड फ्रीडम इन द पॉजिटिव सेंस, फुल सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट, फ्री क्रिएटिव लेबर, कोऑपरेटिव सोशल इंटरेक्शन, इस तरीके से। ठीक है, सोशल डेमोक्रेट्स दे विल लाइक मॉडर्न लिबरल्स फ्रीडम एज अ रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल, इस तरीके से देखेंगे। एनार्किस्ट जो है वो फ्रीडम को एज एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे। ठीक है, मतलब इरिकंसिलेबल है, इसके साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। सो फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल अथॉरिटी, फ्रीडम इज अंडरस्टूड टू मीन अचीव पर्सनल ऑटोनॉमी। ठीक है, नॉट बियरली लेफ्ट अलोन बट बीइंग रैशनली सेल्फ विल्ड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। ठीक है, fascists जो है they will reject the whole idea of individual liberty as a nonsense. True freedom in contrast is unquestioning submission या unquestioning obedience to the leader. ठीक है, इस तरीके से लीडर को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है वगैरह वगैरह। सो ग्रीन्स जो है, जो इकोलॉजिस्ट है, दे डीप इकोलॉजिस्ट जो है वो फ्रीडम को बोलेंगे कि अचीवमेंट ऑफ वन सेल्फ, मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्सनल ईगो को छोड़ देना है। सारे लिविंग बींग्स एक जैसे हैं, तो उनको सबके बारे में सोचना है एज ए यूनिवर्स के बारे में। सो इस तरीके से वो देखेंगे। एंड फंडामेंटलिस्ट जो है वो मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो है वो फ्रीडम को एज ए इसेंशियल एंड इनर और स्पिरिचुअल क्वालिटी इस तरीके से देखेंगे। और फ्रीडम मींस कन्फर्मिटी टू द रिवील्ड विल ऑफ गॉड। तो गॉड ने जो कहा है उसको मतलब खुद को कंफर्म करना है, उसके साथ एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट बीइंग एसोसिएटेड विद सबमिशन टू रिलीजियस अथॉरिटी, पूरा रिलीजियस अथॉरिटी को सबस्यूम करना है, वही अल्टीमेट ट्रूथ है, इस तरीके से। सो इट्स डन विद द लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है,